Every word's a step we take. Doc talk, the real deal. With questions fade and answers heal. Doc talk, you got it light. Stay informed day or night. Hi, I am Dr. Vaibhav Daniel, practicing dermatologist and cosmetologist from Dhamtari, Chhattisgarh. वेलकम डॉक्टर वैभव डैनियल। थैंक यू डॉक टॉक विद कपिल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा सर, स्किन टाइप के पैरामीटर कैसे आप बताते हैं कि नॉर्मल स्किन है या सेंसिटिव स्किन है? वेल अच्छा क्वेश्चन है रिंकू। आई विल से दैट स्किन टाइप के पैरामीटर्स यदि आपको जानना है तो कुछ देखना पड़ेगा। जैसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए उसके टोन, टेक्सचर, इलास्टिसिटी, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ एनी रैश और बैरियर फंक्शंस। अब अपन बात करते हैं टोन की, तो टोन में अपन ये देखेंगे कि पेशेंट की स्किन की टोन कैसी है, कि कोई ब्लेमिशेस तो नहीं है, कोई कलर मिसमैच तो नहीं है। फिर टेक्सचर की बात करेंगे तो टेक्सचर हैज़ टू बी स्मूथ। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं है या बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आ गया आपका इलास्टिसिटी। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिक स्किन होगी, जितनी ज़्यादा इलास्टिक स्किन होगी वो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा पेशेंट में। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रेशन हो रहा है कि नहीं स्किन का। स्किन का हाइड्रेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। स्किन में यदि हाइड्रेशन अच्छे से हो रहा है तो वो एक अलग तरह से ग्लो करेगी, बैरियर फंक्शन उसका अच्छा होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि स्किन टाइप पेशेंट की हेल्दी है कि अनहेल्दी है। सर अनहेल्दी कैसे पता करेंगे? सबसे ज़्यादा मेल को होता है कि फीमेल को होता है? इफ़ यू से कि सेंसिटिव स्किन बोल दीजिए या अनहेल्दी स्किन किसकी ज़्यादा होती है, तो आई वुड से रिसर्च तो यही कहती है कि फीमेल्स में अनहेल्दी स्किन और सेंसिटिव स्किन ज़्यादा होती है। उसके कुछ रीजंस हैं। एक तो मेल स्किन इज़ थिकर। मेल्स की जो स्किन होती है वो ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो इस वजह से कुछ भी कॉस्मेटिक्स हो गया या किसी भी तरह का एक्सपोजर हो गया, सन एक्सपोजर हो गया, पॉल्यूशन एक्सपोजर हो गया, तो ऑब्वियसली मेल्स की स्किन ज़्यादा बेटर तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएगी और फीमेल्स की स्किन सेंसिटिव हो जाएगी। और साथ में जैसे फीमेल्स की ही बात करें तो फीमेल्स में कुछ हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से भी उनकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। जैसे कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आपकी स्किन काफ़ी अनहेल्दी होकर के थोड़ी सी मेलाज्मा और कई तरह के चेंजेस आ सकते हैं। तो रिसर्च तो यही कहती है कि मेल स्किन इज स्लाइटली लेस सेंसिटिव इन कंपैरिजन टू फीमेल स्किन। एक और रीज़न है कि कॉस्मेटिक्स जो फीमेल्स ज़्यादा यूज़ करती हैं और कुछ ओवर यूज़ ही कर देती है, तो दैट कुड ऑल्सो बी वन रीज़न वाई फीमेल्स हैव अ सेंसिटिव स्किन। ओवर यूज़ को कम करना चाहिए। ओवर यूज़ को कम करना चाहिए। कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स दैट आर वेल सूटेड टू देयर स्किन उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सर जैसे देखा जा रहा है आज की सिचुएशन पहले से बहुत चेंज हो गई है, तो ऑयली फूड, मसाले और जंक फूड्स खा रहे हैं हम लोग, तो क्या इससे भी सर स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि एक जो भी आप मसाला खा रहे हो उसको इन मॉडरेशन लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट्स और जो भी साइंस तो यही कहती है कि ज़्यादा मसाला खाने से कुछ चीज़ें जो ट्रिगर हो सकती है। एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया आपका एक्ने, पिंपल्स जिसको हम बोलते हैं। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाने से डेफिनेटली एक्ने बढ़ सकते हैं। दूसरा हो गया आपका रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं एट टाइम्स। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोजेशिया करके एक एंटिटी है, वो बहुत ज़्यादा हॉट मसाले, हॉट स्पाइसेस यूज़ करने से रोजेशिया टाइप की चीज़ें हो सकती है। तीसरा हो गया ज़्यादा मसाले खाने से या ज़्यादा मिर्ची खाने से आपको पसीना ज़्यादा आता है, आपकी बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई लग सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि मसाले बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। देयर आर सर्टेन स्पाइसेस, देयर आर सर्टेन मसाले जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे कि इफ़ टेकन इन मॉडरेशन, लाइक हल्दी हो गया, दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, और कई तरह के और भी भिन्न भिन्न तरह के मसाले हैं जो मॉडरेशन में लिए जाए तो डेफिनेटली स्किन में और ओवरऑल वेलबींग में भी काफ़ी मदद कर सकते हैं। खाने में यूज़ कर सकते हैं, खाने में इन मॉडरेशन डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड, जंक फूड, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसको कहीं कहीं देखा गया है सर, लगाने में भी यूज़ किया जाता है। हल्दी, उपटन जैसे लगाते हैं कि वीकली एक बार लगा लेते हैं, इससे सुंदर दिखेंगे।
नहीं, मैं उस चीज़ को बिल्कुल एडवोकेट नहीं करूँगा। उसके कुछ रीज़न्स हैं। देखिए, कोई भी कंपनी किसी भी तरह की क्रीम्स बनाती है, तो क्रीम्स में एक तरह का वेहिकल होता है। वेहिकल बोलने से कि आप ये समझ सकते हैं कि वो स्किन के लेयर्स में जाने के लिए, स्किन में पेनिट्रेट करने के लिए उनको एक वेहिकल की ज़रूरत होती है। जैसे हो सकता है वो लाइट लिक्विड पैराफिन हो या किसी भी तरह का अन्य तरह का वेहिकल ज़रूरी होता है। बट आप नींबू बोल दीजिए, नींबू का रस बोल दीजिए या आपका हल्दी बोल दीजिए या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें बोल दीजिए, तो दे आर नॉट कैरिंग एनी व्हीकल, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो इसका है वो कभी भी आपके स्किन के लेयर पे नहीं पहुंच पाएगा। और इन टर्न क्या होगा, सिंस दीज मसालाज या जो भी स्पाइसेस बोल दीजिए, इनमें एक तरह का केमिकल होता है, तो दे कैन डेफिनेटली कॉज इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो आई विल नेवर एडवोकेट इट। हाँ, कुछ कंपनीज हैं जो कि इन्हीं प्रोडक्ट्स को एक सूटेबल व्हीकल में ला करके कुछ डीपिगमेंटिंग क्रीम्स, कुछ हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स, कुछ एंटी एजिंग क्रीम्स लेके आ रही हैं, बट दोज आर वेल एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रोडक्ट्स, और आप डायरेक्ट ही लगाएंगे तो डेफिनेटली इसका तो नुकसान ही होगा। सर अभी देखा जा रहा है कि एक नई चीज़ मार्केट में आ गई है कि सलून जाके वीकली मंथली ट्रीटमेंट करवाओ जो कि स्किन टोन को चेंज करती है, तो क्या वो करवाना चाहिए? रिंकू जी, आई आंसर यू दिस क्वेश्चन। इसमें आपको रियलिटी चेक करना सबसे ज़रूरी है। देखिए, आपको सबसे पहले बात ये जानना ज़रूरी है कि स्किन का जो कलर है वो जेनेटिकली डिसाइडेड है। आप बहुत ज़्यादा गोरे नहीं हो सकते या बहुत ज़्यादा गोरा आदमी काला नहीं हो सकता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कभी भी नहीं रखना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा डार्क हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गोरा होना है। गोरा होने से बेहतर रहेगा कि आप एक इवन स्किन, जो कि वेल ग्लो वाली स्किन हो, जो बहुत अच्छी हाइड्रेटेड हो, और एक विदाउट ब्लेमिशेस या विदाउट एक्ने या विदाउट एनी मार्क्स, वो ज़्यादा ज़रूरी रहता है। रही बात सैलून की, तो वो क्या करते हैं, जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है, वो ये होता है कि वो कोई ना कोई भी किसी भी तरह की OTC ब्रांड्स या किसी भी तरह का मार्केट का जो भी क्रीम रहती है वो चेहरे पे लगाते हैं और बहुत ज़ोर से बुरी तरह से घिस देते हैं या ब्लीच कर देते हैं। तो उससे टेम्परली तो कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है मे बी, बट ये होता है कि उससे आगे चल करके स्किन थिन हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है और एलर्जिक हो जाती है। इससे बेहतर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको यदि इसी तरह का कुछ कराना है, कि यू बेटर गो टू अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, टेक हिज ओपिनियन, आप अपना स्किन टाइप पता करिए, एंड अंडर हिज गाइडेंस एंड अंडर हिज ट्रीटमेंट आप ऐसा ट्रीटमेंट लीजिए जो आपकी स्किन को बेनिफिट करे लॉन्ग टर्म में। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास सर ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ये मॉइस्चराइज करने वाले या गोरा करने वाले या स्किन टोन को अच्छा करने वाले? मैं ये कहूँगा कि स्पेशली जब आप बात करते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि एक कॉस्मेटोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरियस प्रोसीजर्स हम बता सकते हैं कि एक केमिकल पील्स एक बहुत अच्छा प्रोसीजर हो गया, माइक्रोडर्माब्रेशन एक अच्छा प्रोसीजर हो गया, हाइड्रा फेशियल, मेडी फेशियल्स हो गया, फिर अभी लेटेस्ट में जो आ गया है वो कार्बन फेशियल आ गया है। दैट इज वी अप्लाई अ कार्बन पील ऑन द स्किन ऑफ द पेशेंट, और उसको क्विस्टिच एंडी एग लेज़र से हम लेज़र टोनिंग कर सकते हैं। तो दैट इज़ प्रिटी मच सेफ और बहुत अच्छे और वेरी गुड रिजल्ट्स। अब जैसे मैं मेडिफेशियल की बात करूं, तो मेडिफेशियल एक सिंपल फेशियल नहीं हुआ, वो एक कस्टमाइज फेशियल हुआ। इमेजिन करिए कि कोई पेशेंट है जिसकी स्किन ड्राई है, तो उसमें जो मेडिफेशियल के इंग्रेडिएंट्स होंगे वो हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि ज़्यादा स्किन को हाइड्रेशन दे सके। कोई ऐसा पेशेंट आ गया है जिसकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ओल्ड और थोड़ी सी रफ और थोड़ी सी मैं कहूँगा पिगमेंटेड स्किन है, तो उसमें रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये कस्टमाइजेशन से जो रिजल्ट एक डर्मेटोलॉजिस्ट दे पाएगा और जो समझ पाएगा, वो आई डोंट थिंक एनी ब्यूटी पार्लर और एनी ब्यूटी सैलून कैन गिव। तो कस्टमाइजेशन उसी समय करते हैं आप? कस्टमाइजेशन ऑफ कोर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट है, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, ही हैज ट्रेन्ड हिमसेल्फ फॉर मैनी ईयर्स, और उसने साइंस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की है, एविडेंस बेस्ड उसने पढ़ाई करी है, अपना पूरा 10-15 साल की पढ़ाई डाली है। तो जो रिजल्ट देगा वो आप कंपेयर कर नहीं सकते कि आप कोई ब्यूटी सैलून या ब्यूटी पार्लर वाला कोई प्रोडक्ट ऐसा दे सकता है। अब बात करते हैं सनस्क्रीन की। सर, सनस्क्रीन दिन में कितनी बार लगाना चाहिए? इसके पहले मैं आपको सनस्क्रीन क्या होती है, कैसे यूज़ करना चाहिए, वो उसके बारे में बताऊंगा।
सनस्क्रीन्स को यदि हम डिवाइड करें तो फर्स्ट टाइप जो रहेगा वो है फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन में आगे आपका कंटेंट जो रहेगा वो जिंक ऑक्साइड रहेगा, टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहेगा। इनका ये रोल रहता है कि दे फॉर्म अ शील्ड इन द स्किन और ये यूवी रेज को फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये इमीडिएटली इफ़ेक्ट करती है, इमीडिएटली असर करना शुरू कर देती है। और नुकसान कह लीजिए कि ये होता है कि उसमें एक वाइट कास्ट बन जाती है। दूसरा टाइप हो गया आपका केमिकल सनस्क्रीन। केमिकल सनस्क्रीन का ये रहता है कि ये बेसिकली स्किन में एब्जॉर्ब होती है और एक लेयर बना लेती है, और जब सन से जो यूवी रेज आती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ हीट को ही स्किन में पास होने देती है। फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं बनती, और नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा स्किन को सेंसिटिव, मतलब एट टाइम्स कोई इरिटेशन या सेंसिटिविटी हो सकती है। तो एक आइडियल सनस्क्रीन वो होगी जिसमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हो फिजिकल सनस्क्रीन का भी और केमिकल सनस्क्रीन का, जो कि आजकल मिल रहा है। अब रही बात, यदि अपन बात करें कि किसी की मान लो ड्राई स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, तो उसको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। किसी की ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है तो डेफिनेटली ही शुड बी यूजिंग आपकी जेल बेस्ड सनस्क्रीन। और कितनी बार यूज़ करनी चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा कि सिंस बात करें छत्तीसगढ़ की, इस हिस्से में इंडिया में बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो आइडियली यदि आप आउटडोर्स जा रहे हैं तो आप घर से बाहर से निकलने से पहले आप कम से कम आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगा लीजिए, ताकि केमिकल सनस्क्रीन का इफेक्ट आना शुरू हो जाए। और यदि आप दिन भर ही धूप में रह रहे तो एवरी 2 to 3 आवर्स आपको सनस्क्रीन रिपीट करनी चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ चेहरे पे नहीं सनस्क्रीन लगानी है, बट आइडियली एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी जो कि सन एक्सपोज हो सकता है, लाइक नेक, ईयर, आपके हाथ, फोर आर्म्स, एवरी एरिया शुड बी कवर्ड विद सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ना लगाने के नुकसान क्या हैं? सनस्क्रीन ना लगाने के काफ़ी नुकसान है, मैं तो ये कहूँगा। आप यदि बात करें तो सबसे पहले तो सन में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट पड़ रही है, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। हर दिन आपकी स्किन, उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है, सेंसिटिविटी हो रही है, रेडनेस हो रही है, टैनिंग हो रही है, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपकी स्किन एजिंग भी जल्दी हो रही है। कहने का मतलब, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बताता हूँ कि 2 लोग हैं, 2 सेम एज के पेशेंट्स हैं, दोनों, एक में से एक पेशेंट सनस्क्रीन लगा रहा है और एक नहीं लगा रहा है, तो आप यदि दोनों को कंपेयर करेंगे कि 50 साल में जिस पेशेंट ने सनस्क्रीन लगाया उसको जिसने नहीं लगाया है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम रिंकल्स होंगे। तो डेफिनेटली अदर देन सन प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम टैनिंग, सनस्क्रीन ऑल्सो हैज़ एन एंटी एजिंग इफेक्ट ऑल्सो। जो क्रिकेटर्स लगाते हैं वो कौन सी सनस्क्रीन होती है? क्रिकेटर्स बेसिकली मोस्टली फिजिकल सनस्क्रीन्स लाइक जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि दैट हैज़, जैसा मैंने बताया कि वो इमीडिएटली इफेक्ट करती है उनको। जब ग्राउंड में खेल रहे हैं तो डेफिनेटली कोई कॉस्मेटिक एलिगेंस तो उन्हें चाहिए नहीं, वाइट कास्ट भी डेवलप हो जाती तो उनको कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो मोस्टली फिजिकल सनस्क्रीन पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। वो भी स्किन टाइप से डिसाइड होती है? या मैं कहूँगा कि यदि किसी पेशेंट की, स्पेशली जैसे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, लेस देन 6 ईयर्स ऑफ एज है, तो इवन जो मार्केट में भी जो ब्रांड्स प्रमोट हो रहे हैं वो यही है कि फिजिकल सनस्क्रीन का फैक्टर उसमें ज़्यादा है, बिकॉज फिजिकल सनस्क्रीन्स हैव लेस ऑफ इरिटेशन पोटेंशियल। फिजिकल सनस्क्रीन से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल सनस्क्रीन यदि बात करें तो दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव, और जैसा कि थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली और मैसी हो जाता है, एट टाइम्स इट कैन कॉज एक्ने, फ्लेयर अप ऑफ एक्ने, और थोड़ा सा स्किन रैश जैसी चीज़ें भी बढ़ सकती हैं। आपने जैसा क्रिकेटर्स के बारे में बात किया या स्पोर्ट्समैन के बारे में बात किया, मैं तो यही कहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन हो गया या क्रिकेटर्स हो गए या एजुकेटेड वेल सिविलाइज्ड पर्सन्स हो गए, उनका ये रहता है कि दे बेसिकली गेट देयर स्किन चेक्ड फ्रॉम अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर स्किन, कि उनकी स्किन टाइप क्या है, स्किन क्वालिटी क्या है, उस हिसाब से स्किन के लिए सनस्क्रीन प्रिस्क्राइब की जाती है। दे डू फॉलो दैट टिपिकल रूटीन, और उसकी वजह से उनको इफेक्ट भी मिलता है। स्पोर्ट्स बच्चे चुनते हैं, दे गो आउट इन सन, तो मैं उनसे भी यही, उनके पेरेंट्स से यही एडवाइस करूँगा कि वो अपने बच्चे को एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, उसकी स्किन टाइप पता करें, एंड अकॉर्डिंगली जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें वो सनस्क्रीन यूज़ करें,
So that will be good for the pediatric age group. अगर मैं डायरेक्टली परचेस कर लूँ, अगर बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अगर मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ और मैं डायरेक्टली परचेस करके कोई सनस्क्रीन अपने चेहरे पे डायरेक्ट अप्लाई कर लूँ, तो उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान हो सकता है एट टाइम्स, जैसे आप बता रहे हैं कुछ जेल बेस्ड सनस्क्रीन, जैसे उसने मान लीजिए कि कुछ जेल बेस्ड सनस्क्रीन ले लिया, या उसने ऐसी कोई सी सनस्क्रीन ले लिया है जिसमें एसपीएफ फैक्टर कम है या पीए रेटिंग उसकी कम है, तो वो एक तो वो इफेक्ट नहीं दे पाएगी उतना अच्छा, दूसरा देयर इज़ अ हाई चांस कि उसको इरिटेशन हो जाए, उसकी स्किन रेड हो जाए या इरिटेट हो जाए। और साथ साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि क्वांटिटी ऑफ सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू अप्लाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन ओनली बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। तो बेहतर है एक बार आप जा करके मिल लीजिए उनसे, रूटीन अपनी बनवा लीजिए और पता कर लीजिए कि इसकी सनस्क्रीन कौन सी लगानी है, किस तरह से लगानी है और कब कब लगानी है। तो एक आपका डिटेल्ड यदि आपकी अप्रोच हो जाती है तो उस हिसाब से फिर आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्या स्ट्रेस से भी कोई स्किन डिजीज होती है? बिल्कुल, आई वुड से कि स्ट्रेस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन मैनी स्किन कंडीशंस। आप देख लीजिए जैसे स्ट्रेस से एक्ने फ्लेयर अप हो जाता है, स्ट्रेस से हेयर फॉल बढ़ जाता है, स्ट्रेस से हेयर की प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो सकती है। देयर आर सर्टेन एक्जिमास, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सोरायसिस, ये सारी कंडीशंस का बिल्कुल एक साइंस बेस्ड एविडेंस है कि दिस स्ट्रेस हैज़ लेड टू these मतलब flare up of these conditions. So definitely stress has a big role in all these conditions. और सर अभी देखा जाएगा कि स्ट्रेस के कारण लोग अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इससे भी साइड इफेक्ट्स आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्कोहल हो गया या आपका स्मोकिंग हो गई, इससे स्किन की क्वालिटी, स्किन का एजिंग, ये सब बहुत जल्दी, स्किन क्वालिटी बहुत जल्दी ख़राब होती है, स्किन एजिंग होती है, you tend to contract many skin diseases. So definitely alcohol और smoking is a big no when it comes to skin care. आप बिल्कुल ये ले ही नहीं सकते, not even in moderation. सर अभी बोलते हैं, वैसे आपने वाइन अल्कोहल के बारे में बताया कि अल्कोहल नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन सर अभी बोलते हैं कि वाइन पी लो या ये वाला एक ड्रिंक पी लो तो इसके कारण आपकी स्किन ग्लो करेगी। नहीं, I will never recommend such a thing. Alcohol in any moderation or alcohol if taken will definitely have a negative impact on the skin. Best is आप instead of these things आप switch over करिए अपनी दूसरी चीज़ों में, आप एक healthy lifestyle अपनाइए, आप कुछ बैलेंस डाइट ले सकते हैं, आप योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हॉबीज़ के तौर पे आप म्यूज़िक सुनिए, कुछ गार्डनिंग या फिर कुछ वॉकिंग, जॉगिंग, फिटनेस ट्रेनिंग, ये सब आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई डोंट थिंक आपको अल्कोहल इन एनी फॉर्म जाना चाहिए अपनी स्किन रूटीन को अपनाने के लिए, स्किन रूटीन को बेटर करने के लिए। सर बहुत सारी बीमारियां ऐसी देखी जा रही हैं जो परिवार में रहती हैं, फिर वो बच्चों को होती हैं, फिर वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो कोई स्किन में भी ऐसी डिजीज़ होती है कि जो पीछे से किसी को है, दादाजी को है, फिर फादर को आई, फिर नीचे आई? यस, वी कॉल देम एज इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड स्किन डिसऑर्डर्स। बिल्कुल, दे ट्रेवल थ्रू जीन्स, मतलब यदि मैं हूँ तो मेरे कुछ जीन्स मेरे बेटे में भी जाएंगे, मेरे नाती पोते में भी जाएंगे, और मुझे जो जीन्स मिले हैं वो मेरे फोर फादर से मिले, मेरे फादर, मेरी मदर दोनों साइड से मिले हैं। तो लाइकवाइज स्किन का भी आप यदि ऐसी बात करेंगे तो स्किन में भी कई कंडीशंस हैं जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपन बात करते हैं हेयर में, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो गया, मेल पैटर्न हेयर लॉस हो गया, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, ये डेफिनेटली जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। फिर आपका हो गया कुछ तरह के एक्जिमास हो गए, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, दे ऑल्सो हैव अ फैमिली हिस्ट्री। विटिलिगो इज़ वन ऑफ देम। विटिलिगो, सफ़ेद दाग जिसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं, उसमें भी हमें एक फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है। सोरियासिस हो गया, फिर कुछ तरह की रेयर स्किन डिसऑर्डर्स लाइक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, इक्थायोसिस, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, इस तरह की कंडीशंस आर डेफिनेटली हैविंग अ जेनेटिक एसोसिएशन। जैसे मेरे फादर को सर बोलते हैं कि यहाँ से बाल नहीं है, तो मुझे भी ऐसा चांसेस है कि यहाँ से बाल नहीं आएंगे फ्रंट से? ऐसा कह तो नहीं सकते, बट हाँ देखिए होता क्या है, लड़का है मान लीजिए या एक पेशेंट है, उसके 50% जीन्स उसके फादर के हैं, 50% जीन्स उसकी मदर से हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके फादर यदि बॉल्ड हैं तो वो भी बॉल्ड हो, बट हाँ बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है
यदि दोनों ही साइड से, यदि उसके नाना साइड से या मामा साइड से भी बॉल्डनेस है तो डेफिनेटली आ सकता है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपने बताया कि एक पेशेंट बॉल्ड है, एक पेशेंट के फादर बॉल्ड है। अब वो पेशेंट, चांसेस है कि वो बाल्ड ना रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि चांसेस है कि जो उसमें जो जीन्स आए वो म्यूटेशन होकर के अच्छे जीन्स आ गए, तो चांस है कि उसको ना हो, बट हो सकता है कि जब उसका बच्चा हो तो वो अपने दादा के जीन्स इनहेरिट करके उसको बॉल्डनेस वाले जीन्स आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती, बट हाँ, यदि मदर और फादर दोनों साइड में बॉल्डनेस की हिस्ट्री है तो देयर इज़ अ वेरी लाइकली प्रोबेबिलिटी कि पेशेंट में भी बॉल्डनेस आएगी। किस एज में ये दिखने लग जाता है? अब एज में बात करें तो ऐसे तो यूजुअली पहले ज़माने में बिकॉज स्ट्रेस लेवल कम था, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल थी, डाइट और ये सब चीज़ें अच्छी रहती थी, तो इट यूज्ड टू ऑफनली सीन ड्यूरिंग मिड 30s या अर्ली 40s में देखने को मिलता था। बट आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो ट्रेंड आ रहा है, इवन पेशेंट्स दोज हु आर मतलब स्कूल गोइंग किड्स 16, 17, 18, 20, 25, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल के साथ आ रहे हैं बिकॉज स्ट्रेस फैक्टर हैज़ इंक्रीज, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पेशेंट्स को बहुत इस तरह की तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन है, विटिलिगो की हेयर? आई वुड से हेयर, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो कहे मैं ये कहूँगा कि हेयर फॉल और हेयर एसोसिएटेड बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, बट विटिलिगो ऑल्सो इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन द प्रेजेंट सिनेरियो। कितना समय लेता है विटिलिगो ठीक होने के लिए? यदि एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि मतलब पेशेंट है और उसके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में या इमीडिएट फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में यदि विटिलिगो है और उनको बहुत सीवियर विटिलिगो है, तो एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि उसका विटिलिगो पूरी तरह से ठीक ना हो। बट देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ विटिलिगो जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इमेजिन जैसे मुझे एक हेयर बेयरिंग एरिया में विटिलिगो है, एक नॉन हेयर बेयरिंग एरिया में विटिलिगो है, तो जब मैं अपनी मेडिसिन शुरू करता हूँ तो हेयर बेयरिंग एरियाज में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और स्पेशली यदि बाल काले हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली यदि विटिलिगो एक सेगमेंटल, एक स्मॉल पार्ट में है, तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट विद इन 2 to 3 months मिल सकता है। और अदर देन मेडिसिन देयर आर सर्टेन एडवांसमेंट्स ऑल्सो डेट हैव कम इन विटिलिगो ट्रीटमेंट। लाइक अपन बात करते हैं विटिलिगो में एक और चीज़ आ गई है अभी, एक्साइमर लेजर। तो दैट इज़ अ नैरो बैंड यूवीबी लाइट, वो विटिलिगो वाले एरिया में लगाने पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब पेशेंट्स को पिगमेंटेशन बहुत जल्दी आता है। सेगमेंटल विटिलिगो में विटिलिगो सर्जरी का बहुत अच्छा रोल हो गया है। वी टेक अ ग्राफ्ट, अपन या तो फिर मिनी पंच ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं या नॉन कल्चर्ड या कल्चर्ड मेलानोसाइट ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन बाय अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और उसके डेफिनेटली प्रूवन रिजल्ट्स हैं। स्किन कलर या स्किन टोन को भी कोई चेंज कर सकते हैं क्या? वेरी गुड क्वेश्चन कपिल, आई वुड से देखिए, स्किन कलर के बारे में बात करें तो स्किन का कलर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो जेनेटिक कि आपके जीन्स किस तरह के आए हैं स्किन कलर को लेकर के, और दूसरा अमाउंट ऑफ मेलानिन। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेलानिन जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ज़्यादा डार्क स्किन होगी, मेलानिन जितना कम कलर रहेगा उतनी लाइट स्किन रहेगी। हम जेनेटिकली डिटरमाइंड जो मेलानिन का कंटेंट है वो तो कभी चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी एज डर्मेटोलॉजिस्ट कैन चेंज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल बी टैन या डलनेस। यदि सन एक्सपोजर की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से पेशेंट की बॉडी या पेशेंट के स्किन टोन टैन हो गया है या डल हो गई है तो डेट कैन बी चेंज। फिर दूसरा, उसको कुछ पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स जैसे मेलाज्मा या इस तरह के कुछ डिसऑर्डर्स हो गए हैं, वो चेंज किया जा सकता है। कभी कभार बहुत ज़्यादा लैक ऑफ स्लीप या बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से एक टायर्ड लुक आ जाती है स्किन में, वो इवन ग्लो दिया जा सकता है, स्किन को ग्लो प्रदान किया जा सकता है। बट एक जो बेस कलर है दैट कैन नेवर बी चेंज। बट हाँ, इन सब चीज़ों को, इन सब पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया, यदि उनको चेंज करते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम एक रिसर्च कर रहे थे सर कि कैसे क्वेश्चन पूछें, कैसे बात करें, तो गूगल क्वेश्चन देख रहे थे कि सबसे ज़्यादा गूगल क्वेश्चन कौन से थे पर हमने फिर डिसाइड किया कि डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं। सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन इन योर क्लिनिक? बेसिकली यदि इफ़ आई टॉक ऑफ धमतरी या बोल दे कि छत्तीसगढ़ एज अ होल, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ एक्ने, पिंपल्स बोल दीजिए, या फिर विथ हेयर फॉल, और रिलेटेड विथ फंगल इन्फेक्शन या जिसको हम आम भाषा में दाद बोलते हैं। तो
फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, द 3 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड आर एक्ने, हेयर फॉल एंड डेफिनेटली फंगल इन्फेक्शन। तो इसमें सेल्फ मेडिकेशन भी होता है? तीनों ही कंडीशंस में अनफॉर्चुनेटली कपिल जी बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन, ओटीसी प्रोडक्ट्स यूज़ करना, क्वैक्स के थ्रू मेडिसिन लेना, मेडिकल स्टोर जाकर के क्रीम्स लेना, ये सब बहुत ज़्यादा होता है और बहुत इनएडवर्टेंट और बहुत मिसयूज़ हो रहा है, और इस वजह से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई कंडीशंस में आ रहे हैं। पेशेंट्स में और एक सोसाइटी में एक अवेयरनेस लाना इस चीज़ को लेकर के, इन तीनों ही कंडीशंस को लेकर के, एक्ने, हेयर फॉल एंड फंगल इन्फेक्शन, लाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे देखा गया है कि सेल्फ मेडिकेशन में पेशेंट्स आ गए हैं, और क्या वो दवाइयाँ आपके पास भी लेकर आते हैं, वो वाली जो यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल लेकर के आते हैं, बिल्कुल लेकर के आते हैं, और मैं क्या बोलूँ, अब अपना माथा पटक के मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। इसमें होता ये है कि मोस्ट ऑफ द क्रीम्स दैट दे ब्रिंग और दैट दे गेट फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स आर दोज दैट कंटेन स्टेरॉइड्स, और बहुत हाई पोटेंसी वाला बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड रहता है, और 1-2 बार नहीं, पेशेंट्स आते हैं जो कि सालों से उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने बुरे रहते हैं कि एट टाइम्स हम उसको पूरी तरह से रिवर्स भी नहीं कर पाते। आसानी से प्रोडक्ट मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं? बिल्कुल, मैं को तो ये कहना चाहूँगा कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और अ क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दीज प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी गिवन टू एनी ऑफ द पेशेंट्स कमिंग टू मेडिकल स्टोर। एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, एक नॉर्मल पेशेंट स्किन डिजीज लेकर आया और एक ऐसा पेशेंट स्किन डिजीज लेकर आया जिन्होंने ये सारी मेडिकेशंस कर ली हैं, तो दोनों का समय एक होता है ठीक होने का कि अलग अलग नहीं, होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसी पे ही आना चाहूँगा। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, एक पेशेंट जिसकी हम बात करें, जिसको मान लीजिए कि एक्ने है, ठीक है, वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में ग्रेड 4 एक्ने है, मान लीजिए नोडुलोसिस्टिक एक्ने है, उसको मैं कहूँगा कि विद इन 3 to 6 months मैं विथ मेडिकेशंस, विथ सम प्रोसीजर्स, आई कैन डेफिनेटली गिव हिम absolutely like 80, 90, even up to 100% result. But those that have applied some or the other form of steroid या अपनी स्किन को मिसयूज किया हुआ है, उनको इवन गॉड कैन नॉट से कि मतलब कितना समय लगेगा, कितने जल्दी रिजल्ट आने वाला है, और देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि उनको पूरी तरह से रिजल्ट ना भी आए। मतलब व्हाट वी कैन गिव इज अ बेटर स्किन, बट पूरी तरह से 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं होगी, और डेफिनेटली उनका जो टाइम पीरियड जिसमें हम उनको ट्रीटमेंट देंगे वो काफ़ी लंबा होगा। क्या चैलेंजेस आते हैं आपके लिए इसमें मैं वही बता रहा हूँ, एक्ने पे ही बात करेंगे। तो एक्ने पे क्लोबिटासोल कंटेनिंग क्रीम्स मार्केट में एज एन OTC ब्रांड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप हो रही है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSDF बोलते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेस। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो जाते हैं कपिल जी? इसमें सबसे पहले जो होता है, शुरुआत में जब पेशेंट क्लोबिटासोल क्रीम लगाता है तो स्किन थोड़ा सा हल्का सा उसको चमक आती है, थोड़ा सा मार्क्स फेड होते, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो लगाते जाता महीनों साल बीत जाते हैं, और फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं उसमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज रेडनेस, बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है स्किन। दूसरी जो साइड इफ़ेक्ट दिखता है उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेट और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, धूप में जाता है तो स्किन उसकी बुरी तरह से रेड हो जाती है। तीसरा, स्किन एट्रोफी या स्किन की जो थिकनेस है वो बहुत पतली हो जाती है। आप गौर से देखेंगे तो उनकी स्किन में बिल्कुल अंदर के ब्लड वेसल्स दिखने लगते हैं, डिपेंडेंसी हो जाती है। मतलब स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं तो थोड़ा ठीक लगता है, और नहीं लगाते तो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। जैसे एक शराबी को शराब में डिपेंडेंसी हो जाती है, उसी तरह से ये स्टेरॉइड क्रीम्स पेशेंट को अपने ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल इस तरह का पेशेंट अवेयरनेस सोसाइटी में क्रिएट होनी चाहिए कि इस तरह की क्लोबिटासोल और एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स बिल्कुल अवॉइड की जाएं। एक आम आदमी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो अगर उसको मॉइस्चराइज़र खरीदना है तो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा मॉइस्चराइज़र खरीदना है? अभी हम देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में स्टार रेटिंग देख लेते हैं, या कोई सजेशन ले लिया कि मेरे घर में ये वाला यूज़ करते हैं तो मैं भी ये वाला यूज़ कर लूँ। मॉइस्चराइज़र एक ही होता है कि अलग अलग होते हैं? देखिए, मॉइस्चराइज़र्स का मैं आपको बेसिक टाइप्स ऑफ मॉइस्चराइज़र्स पहले बताना चाहूँगा। मॉइस्चराइज़र्स यदि बात करें तो टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र्स में 4 तरह के बेसिक टाइप्स होते हैं। एक होता है ह्यूमेक्टेंट्स,
एक होता है इमोलिएंट, एक होता है ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र और चौथा होता है बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र्स। पहले बात करते हैं ह्यूमेक्टेंट मॉइस्चराइज़र्स की। ह्यूमेक्टेंट मॉइस्चराइज़र्स का बेसिक इफ़ेक्ट ये रहता है कि वो अंदर की स्किन से मॉइस्चर खींच करके बाहर की स्किन को सूदिंग और मॉइस्चराइज करते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए ग्लिसरीन कंटेनिंग मॉइस्चराइज़र्स। दूसरा आ गया आपका इमोलिएंट्स मॉइस्चराइज़र्स। इमोलिएंट्स मॉइस्चराइज़र का रोल ये रहता है कि स्किन को वो सॉफ्ट कर देते हैं, जैसे कि कोको बटर या शिया बटर वाले मॉइस्चराइज़र्स हो गए। फिर एक आता है ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र। ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र में ये बेसिकली स्किन को ऑक्लूड कर देते हैं, लाइक पेट्रोलेटम या लाइट लिक्विड पैराफिन, इस तरह के मॉइस्चराइज़र्स। और अभी जो लेटेस्ट मॉइस्चराइज़र्स जो आ रहे हैं वो बैरियर रिपेयर, बहुत एडवांस्ड बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र्स लाइक सेरामाइड्स और इस तरह की चीज़ें कंटेन रहती। तो ये कुछ स्किन में यदि कुछ बैरियर रिपेयर फंक्शन या फिर कुछ ख़राब हो गया है तो उसको इम्प्रूव करते हैं। तो आई विल अगेन समराइज, बेसिकली मॉइस्चराइज़र्स अलग अलग टाइप के डिपेंडिंग अपॉन द स्किन कंडीशन होती है। एक हो गया आपका ह्यूमेक्टेंट जो कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक हो गया इमोलिएंट जो कि स्किन को सॉफ्ट करते हैं। एक हो गया ऑक्लूसिव मॉइस्चराइज़र, लाइट लिक्विड पैराफिन या पेट्रोलेटियम या वैक्स। और एक बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र जैसे कि आपका सेरामाइड कंटेनिंग मॉइस्चराइज़र। अब इसमें भी और एडवांस यदि अपन फॉर्म में बात करें कि किस तरह के फॉर्म यूज़ करने चाहिए, तो मॉइस्चराइज़र्स कुछ क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो गए आजकल, कुछ लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो गए, कुछ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो गए और कुछ ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो गए। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र हम तब यूज़ करेंगे जब एक्ने या ऑयली प्रोन स्किन है, तो हम उसमें जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र हम फेस में यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल टाइप फेस में। फिर तीसरा प्रकार हो गया लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र लार्ज बॉडी सरफेस एरिया में, जैसे कि फुल बॉडी में आपको यूज़ करना है। और फाइनली यदि अपने को कुछ ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र, वो एक्जिमा या सोरियासिस, उस तरह में अपन ऑइंटमेंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप जैसा आपने देखा कपिल जी कि मॉइस्चराइज़र में भी 4 प्रकार हो गए और मॉइस्चराइज़र के किस तरह का फॉर्म बन रहा है उसमें भी 4 प्रकार हो गए। तो एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपके लिए डिसाइड कर सकता है कि आपको कौन सा फॉर्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है और कौन सा टाइप का मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आप खुद से लगाएंगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप इन सम और द अदर फॉर्म ऑफ ट्रबल। स्किन में अलग अलग टाइप के मॉइस्चराइज़र होते हैं जैसा आपने बताया, तो फेस के लिए और बॉडी के लिए भी अलग अलग मॉइस्चराइज़र होता है। डेफिनेटली। अब इसमें अपने को जानना ये ज़रूरी हो जाएगा कि पेशेंट की, यदि फेस की ही बात करें, कि पेशेंट की ऑयली स्किन है कि नॉर्मल या सेंसिटिव स्किन है। इसका एक साधारण सा टेस्ट आप घर पे कर सकते हैं। बेटर होगा आप डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं या खुद भी कर सकते हैं। आप अपना फेस वॉश कर लीजिए और घर में ब्लॉटिंग पेपर अवेलेबल होता है। फेस वॉश के 1 घंटे बाद आप ब्लॉटिंग पेपर को अपने फेस पे लगाइए। इमेजिन यदि वो पेपर ड्राई रह जाता है तो आपकी स्किन जो कहेंगे या ड्राई या नॉर्मल स्किन है। यदि वही पेपर आपका ऑयली हो जाता है तो आप उसको ऑयली स्किन कह सकते हैं। यदि सिर्फ टी जोन, मतलब जहाँ पर सीबेम ग्लैंड्स का ज़्यादा इफेक्ट रहता है, यदि सिर्फ टी जोन में ऑयली होता है तो हम बोलेंगे कि सिर्फ आपका टी जोन ऑयली है। यदि फुल फेस ही ऑयली हो रहा है, आपका फुल फेस में ही यदि वो ऑयली हो रहा है तो वो फुल फेस ऑयली है। आप इतने सारे प्रकार के आपने मॉइस्चराइज़र बता दिए, मुझे तो लग रहा था कि 2-3 प्रकार के होते हैं और वो रेटिंग्स देख के मैं खरीद लूँ और लगा लूँ। आज मुझे पता चला कि इतने सारे प्रकार के मॉइस्चराइज़र अलग टाइप के भी आते हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही एडवोकेट करता हूँ कि गेट योर स्किन टेस्टेड बाय अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड देन ओनली आप एक सुटेबल मॉइस्चराइज़र रिकमेंड करवाइए। जैसे सर इंडिया में अलग अलग वेदर्स आते हैं, तो आइडियल स्किन रूटीन क्या हो सकता है? आई विल आंसर दैट क्वेश्चन कपिल। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि इसके पहले हम वेदर के हिसाब से आई वुड से स्किन केयर रूटीन कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स: क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन। तो डेफिनेटली ये हर वेदर पे अलग अलग होना चाहिए। जैसे हम बात करें समर वेदर जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो समर वेदर में डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आएंगी आपकी ऑयली स्किन रिलेटेड, पिंपल्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो क्लेंजर जो हम यूज़ करेंगे दैट शुड बी आइडियली जेल बेस्ड क्लेंजर। और फिर जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे वो भी अपन थोड़ा लाइट लोशन बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। एंड थर्ड थिंग जो अपन सनस्क्रीन भी यूज़ करेंगे वो थोड़ी लाइटर इफेक्ट में यूज़ करेंगे, लाइक SPF 30+ सनस्क्रीन काइंड ऑफ अ थिंग। अब रही बात मॉनसून की, तो मॉनसून में वेदर चेंज हो जाता है।
वेदर चेंज होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन या किसी भी तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो डेफिनेटली उसमें भी अपन क्लेंजर और जो आपका मॉइस्चराइज़र हो गया या सनस्क्रीन हो गई, वो उस फॉर्म में क्या चीज़ सूटेबल है वैसा यूज़ करेंगे। जैसे सनस्क्रीन अपने को लगता है कि क्लाउडी वेदर है तो अपने को यूज़ नहीं करना क्योंकि सन नहीं है, बट ये बिल्कुल भ्रम है, ये मिथ है। इवन फ्रॉम क्लाउडी वेदर यूवी रेज डेफिनेटली रीच द अर्थ, और सनस्क्रीन्स अपने को मॉनसून में भी लगाना चाहिए। अब बात आती है वेदर जो आपका विंटर में आता है। विंटर सीजन में अपने को जो क्लेंजर हो गया वो थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई ना करे, थोड़ा सा जेंटल क्लेंजर होना चाहिए। मॉइस्चराइज़र अपने को थोड़ा थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए, जैसे कि दोज दैट कंटेन शिया बटर या कोको बटर। और सनस्क्रीन भी अपने को थोड़ा, इंस्टेड ऑफ जेल बेस्ड सनस्क्रीन वी शुड प्रेफर मोर वाटर बेस्ड, या बोल दीजिए कि थोड़ा सा क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एज पर मॉनसून वेदर या समर सीजन या फिर विंटर सीजन, डेफिनेटली द स्किन केयर रूटीन कंप्राइजिंग ऑफ क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन डेफिनेटली चेंजेस फॉर द सेम पेशेंट। ये स्टेट वाइज भी चेंज होता है सर कि ये? हाँ, स्टेट वाइज भी चेंज होगा डेफिनेटली। जैसे छत्तीसगढ़ में हम रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो डेफिनेटली ये 3 वेदर्स ही मेन रहते हैं। अब रही बात कोस्टल एरियाज़ की, जैसे गोवा हो गया या कोई भी मुंबई वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पर डेफिनेटली जो वेदर रहेगा वो मॉनसून वाला ज़्यादा रहेगा, तो उस टाइम अपन जेल बेस्ड टाइप की चीज़ें यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ ठंड ज़्यादा हार्श रहती है, तो ठंड का जो विंटर पीरियड रहता है वो लंबा रहता है, तो डेफिनेटली उस टाइम अपन थोड़ी सी ज़्यादा ऑक्लूसिव इमोलिएंट्स और मॉइस्चराइज़र लाइक शिया बटर, कोको बटर यूज़ करेंगे तो डेट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। हेयर लॉस के सबसे ज़्यादा कारण क्या है सर? हेयर लॉस के बारे में यदि मैं बात करूं तो अपन पॉइंट वाइज जाते हैं। हेयर लॉस का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण हो गया जेनेटिक, जैसे अपन ने बताया, जेनेटिक या हेरिडिटरी। इसमें मेल पैटर्न हेयर लॉस आ गया या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस आ गया, जैसे पेरेंट्स को है या ग्रैंड पेरेंट्स को है तो वो गंजापन आएगा, एक वो रीज़न हो गया। दूसरा हो गया हार्मोनल रीजंस, ये यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। कोई पेशेंट है, कोई फीमेल पेशेंट है जिसको पीसीओडी हो गया या कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा कारण हो गया आपका न्यूट्रिशनल, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ अ बिग कॉज ऑफ हेयर फॉल। कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट का जैसे बायोटीन हो गया या जिंक की कमी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। फिर एक और कंडीशन हो गई, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। आपने सुना होगा एलोपेशिया एरिएटा का नाम, जिसमें एक टिपिकल एक बेल्ट पैचेस कई एरियाज में बन जाते हैं, वो एक मेडिकल कंडीशन हो गई, वो भी एक रीज़न हो गया है एलोपेशिया एरेटा। फिर एक फंगल इन्फेक्शन होता है जैसे टीनिया कैपाइटिस, उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं, वो भी हेयर फॉल कर सकते हैं। फिर कुछ एक और रीज़न आपको देना चाहूँगा, कुछ हेयर केयर हैबिट्स, जैसे कि स्पेशली गर्ल्स जो आपका ब्यूटी पार्लर जा कर के हेयर स्ट्रेटनिंग करा रही है, हेयर ट्रिमिंग करा रही है, हेयर ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। और एक और होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जो अपन ने देखा है, जो बहुत ज़्यादा टाइट पॉनी टेल बनाती हैं लड़कियाँ, उसकी वजह से जो हेयर लाइन है वो पीछे पीछे जाते हुए। तो दीज आर ऑल द रीजंस फॉर हेयर फॉल। पानी की वजह से भी हेयर लॉस होता है? डेफिनेटली। बात करें आजकल फीमेल पेशेंट्स स्पेशली जो आती हैं, वो सिंस जैसे अंडरग्राउंड वाटर हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट है, तो डेफिनेटली जब आप उसको यूज़ करते हैं हेड वॉश करने में, तो वो सॉल्ट कंटेंट आपके हेयर शाफ्ट को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फ्रिजी और ब्रिटल बन जाते हैं, और इसकी वजह से डेफिनेटली हेयर फॉल हो सकता है। मैं उन पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि या तो आप, जैसे आपके घर में कोई कैंट या फिर किसी भी तरह का आरओ वाटर प्यूरिफायर है, तो आप वो वाटर प्यूरिफायर से आप जिस भी दिन आपको हेड वॉश करना है उस दिन आप वाटर प्यूरिफायर लीजिए, वाटर प्यूरिफायर का पानी लीजिए और उससे हेड वॉश कीजिए, रादर देन आप उस पानी को यूज़ कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट हो। इसकी वजह से फिर कम हो जाएगा? इसकी वजह से डेफिनेटली इफेक्ट तो पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली अवेलेबल तो हैं और रिजल्ट उसमें जल्दी नहीं आ पाता, और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास वही सेम प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं और रिजल्ट्स आ जाता है। इसमें क्या फ़र्क होता है? द रीज़न इज़ बेसिकली मार्केट्स में, हाँ, अभी मार्केट में एक नया ट्रेंड चला है कि
सीरम बेस्ड प्रोडक्ट्स लाइक दोज दैट कंटेन हाइलोरॉनिक एसिड या नाइसिनामाइड और मे बी विटामिन सी और रेटिनॉल, ये सारे सीरम बेस्ड प्रोडक्ट्स या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से मार्केट में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा कि इसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो पाता। मतलब कोई भी पेशेंट आ रहा है वो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि कंपनीज़ कभी ऐसा नहीं बताएंगी। आप एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक मर्सिडीज़ कार है आपकी, है ना। मर्सिडीज़ कार में आपका कुछ इशू आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको खोल करके खुद तो इलाज करने नहीं बैठ जाएंगे कि उसका ठीक कर दूं मैं या फिर कुछ कर दूं। उसके लिए स्पेसिफिक इंजीनियर से आप सर्विस स्टेशन जाएंगे और वो इंजीनियर्स आपको प्रॉपर रिजल्ट देंगे। लाइकवाइज आपकी स्किन है, ठीक है, आपकी है, बट आप उसको इनएडवर्टेंटली ऐसे अब्यूज़ नहीं कर सकते। बेस्ट विल बी टू गो टू अ स्पेसिफाइड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, गेट योर स्किन टेस्टेड, और वो जिस तरह का सीरम, वो जिस तरह का प्रोडक्ट आपको एडवाइस करते हैं वैसा यूज़ करिए। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो ये रहा है कि आजकल जो मार्केट में मैंने बताया कि सीरम, क्रीम और जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, उसमें सीरम बेस्ड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। बट सीरम्स के साथ दिक्कत क्या आ रही है कि इनिशियल फ्यू डेज जब पेशेंट लगाता है तो डेफिनेटली वो रिजल्ट तो देता है, बट कुछ दिन के बाद वही सीरम उसको इरिटेशन करने लगते हैं। तो मोस्टली ये इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा देता है, बहुत ज़्यादा रब कर लेता है। तो किस तरह से लगाना है, कैसे लगाना है, आपको पहले मॉइस्चराइज़र लगा करके फिर सीरम लगा करके फिर उसको सैंडविच करके फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है, ये आपकी स्किन टाइप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बता पाएगा, और किस तरह से आपको सीरम उपयोग करना है। वैसे यदि आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे और साइड इफ़ेक्ट्स की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। तो बेस्ट इज़ आप डेफिनेटली आप सीरम्स यूज़ करिए, एंटी एजिंग सीरम्स यूज़ करिए, किसी भी तरह का सीरम यूज़ करिए, बट अंडर एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। एक आईज रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अंडर आई डार्क स्पॉट किसको होता है? आई विल आंसर दैट कपिल। अंडर आई डार्क सर्कल्स के कुछ रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को एक ही रीज़न हो, देयर आर सर्टेन रीजंस। पहला रीज़न हो गया जेनेटिक, दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। यदि वही जैसे कि जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड है, मदर, फादर, फोर फादर्स में से किसी को है, तो पेशेंट्स को हो सकता है। दूसरा हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न हो गया लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में लैक ऑफ स्लीप आपका हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई या डिप्रेशन हो गया, या यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग कैन कॉज डार्क सर्कल्स। तीसरा हो गया सर्टेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो गया, या कुछ स्पेसिफिक मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी हो गई है, इसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। फिर आपका आ गया आपका कुछ कंडीशंस होती है, कुछ मेडिकल कंडीशंस लाइक लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़, इवन सर्टेन स्किन कंडीशन जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, उसमें इचिंग की वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। और ऑफ कोर्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न तो मैं बताना भूल ही गया, एजिंग। जैसे जैसे पेशेंट की या इंसान की एज होते जाती है, वैसे वैसे उसका कोलाजन बिल्डअप कम होता जाता है, जिसकी वजह से स्किन थिन और ड्राई होने लगती है, जिसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स एट सर्टेन एज बढ़ने लगते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि आप धमतरी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो इंटीरियर प्लेसेस से भी जुड़ी हुई है। तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं क्या कि बोलते हैं कि सर नीम के पानी से नहा लिया और ये वाले पत्ते को गर्म करके मैंने लगा लिया तो इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? देखिए, इस तरह का कोई साइंस बेस्ड या एविडेंस बेस्ड कोई भी स्टडी पब्लिश्ड नहीं है कि इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा मिला है। हाँ, कुछ केसेस में मैंने ये ज़रूर देखा है कि नुकसान ज़रूर हुआ है, तो अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज मैं तो इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करूँगा। और अभी आपने देखा होगा कि एक थेरेपी स्टार्ट हुई है, कपिंग थेरेपी आप करवा लीजिए, इससे आपकी स्किन और बेटर हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। तो ये कितना कारगर है? इवन आई हैव हर्ड ऑफ इट। कपिंग थेरेपी लोग एक्ने में या हेयर फॉल में और सर्टेन स्किन कंडीशंस में लाइक सोरियासिस में करवा रहे हैं, बट इसमें भी मैं यही कहूँगा कि साइंटिफिक एविडेंस इज़ लैकिंग। और रादर कुछ एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा। एक पेशेंट था जिसको एक्ने था और काफ़ी सीवियर नोडुलोसिस्टिक एक्ने था। वो किसी कपिंग थेरेपी स्पेशलिस्ट के पास गया, उसने वहाँ पर कपिंग लगाई उसको और उसके बाद उसका एक्ने बहुत वर्सन हो गया था।
बेसिकली हुआ ये कि उसको सारे फेस में ब्लिस्टर्स क्रिएट हो गए, और ब्लिस्टर्स जब हील हुए तो वो बहुत बुरा पिगमेंटेशन छोड़ गए थे, तो उसको मुझे काफ़ी समय ट्रीटमेंट के बाद वो सब ठीक करना पड़ा। तो अनलेस साइंटिफिक एविडेंस इस चीज़ को रिकमेंड करे, आई विल नॉट एडवोकेट इट टू माई पेशेंट्स और टू एनीबडी। एक अभी और ऐसी बात पूछना चाहूँगा, जैसे अभी वो आ गया कि पानी के बाउल में बर्फ़ लगा लो, और बहुत सारे जिम वाले लोग, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इसको यूज़ कर रहे हैं कि बर्फ़ डालने के बाद में फेस इतने सेकंड रख लो और आपका फेस और ग्लो करेगा। हाँ ठीक है, उस चीज़ को मैं थोड़ा रिकमेंड कर सकता हूँ, इन द सेंस दैट आप बर्फ़ में जब आप अपना फेस डालते हैं तो डेट कॉजेज वासो कंस्ट्रिक्शन, मतलब आपके ब्लड में कुछ जो ब्लड सप्लाई वो कम हो जाता है, और फिर बाद में जब आप वापस निकालते हैं तो डेफिनेटली ब्लड सप्लाई बढ़ता है, तो वो थोड़ा सा कुछ हद तक, कुछ टेम्परली वो आपको फेस में थोड़ा ग्लो दे सकता है। मैं ये कहूँगा कि उसका कुछ फ़ायदा है, तो नुकसान तो एटलीस्ट नहीं है, इफ़ डन इन प्रॉपरली। ये लॉन्ग टाइम के लिए भी रिजल्ट देता है? लॉन्ग टर्म में मैं कहूँगा कि कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि थोड़ा टिश्यू नेक्रोसिस हो गया, या एट टाइम्स सेंसिटिविटी बढ़ गई, या इरिटेशन बढ़ गया। तो लिमिटेड टाइम पे आप 1-2 बार कर लें वो ठीक है, बट नॉट ऑन अ रेगुलर और अ डेली बेसिस। वो चीज़ तो बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा मैं। इन क्लिनिक में लंबे समय चलने वाली कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत समय तक चलती है और ठीक होने में भी टाइम लेती है? जी, ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जो कि बहुत लंबे समय तक उसका इलाज कराते रहना पड़ता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे बात करें तो उसमें सोरियासिस एक है। सोरियासिस एक ऐसा स्किन डिसऑर्डर है जिसमें मान लीजिए कि स्किन टर्नओवर रेट जो बढ़ जाता है। इमेजिन करिए जैसे एक हेल्दी स्किन है, वो हर 30 डेज साइकिल में चेंज हो जाती है उसकी एपिडर्मिस, बट सोरियासिस में यही प्रोसेस 7 से 8 दिन में हो जाता है। तो होता यह है कि जब 1 महीना होता है तो उसमें 7 से 8 गुना 7 दिन में एक बार स्किन बन गई, तो 1 महीने में करीब 3 या 4 गुना ज़्यादा स्किन बन जाएगी। यही एक्सेसिव स्किन को हम सोरियासिस बोलते हैं। इस कंडीशन में आपको डेफिनेटली लंबे समय तक इलाज कराते रहना पड़ता है। इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, और इलाज कराते रहने से आप डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी इसमें कुछ और भी मॉडिफिकेशंस आ गए हैं, बायोलॉजिकल्स आ गए हैं, और इस तरह की रिसर्च चल रही है कि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। अभी तो नहीं है, बट हाँ, सोरियासिस का मैं ये कह सकता हूँ कि इसका इलाज इस तरह से है कि जब आप इलाज लेते रहते हैं तो बहुत हद तक कंट्रोल्ड रहते हैं। सिमिलरली विटिलिगो एक कंडीशन हो गई, या सफ़ेद दाग वो कंडीशन हो गई, है ना। और भी कई ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे कि पेम्फिगस वल्गैरिस, कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स लाइक सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। इसमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच, मतलब जस्ट नॉट एक डर्मेटोलॉजिस्ट, बट एक मेडिसिन में भी जो चेंजेस आते हैं, जो मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ये सब चीज़ों को लेकर के एक हॉलिस्टिक अप्रोच बना करके पेशेंट को एक अंडर सुपरविजन जब ट्रीटमेंट लेता है तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये ठीक हो जाते हैं? ठीक कहना तो वो रहेगा, क्योर्ड रहता है पेशेंट की, ये बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, और ट्रीटमेंट आपको लेते रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ केसेस में डेफिनेटली मेडिकल साइंस ने उनका क्योर ढूंढ लिया है, बट डेफिनेटली कुछ केसेस में आपको ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ता है ताकि डिजीज़ कंट्रोल में रहे। बहुत सारी स्किन की आपने टिप्स दी, बहुत सारी जानकारी दी। एक ऐसा भी क्वेश्चन है जो हमारे घर में हाउस होल्ड रहते हैं या कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके लिए स्किन केयर रूटीन कैसा हो, या स्किन केयर की टिप्स आप देना चाहें? स्किन केयर रूटीन बेसिक मैं फिर से उसी में ही हाईलाइट करूँगा। स्किन केयर इज समथिंग लाइक इट कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स फॉर द फेस: क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सन प्रोटेक्शन। मतलब एक प्रॉपर क्लेंजर अच्छा होना चाहिए आपकी स्किन के हिसाब से, मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, और सन प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए। अब रही बात पहनावे की या कपड़ों की, तो स्पेशली सिंस फंगल इन्फेक्शंस आर ऑन द राइज, तो स्पेशली जो घर में महिलाएं हैं जो काम करती हैं उनके लिए मेरी एडवाइस रहेगी कि वे ब्रेथेबल फैब्रिक, लाइट कॉटन क्लोथ्स पहने, अपनी पर्सनल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करें। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो तो अपने क्लोथ्स बिल्कुल चेंज करें, लाइट अंडर गारमेंट्स लें। बच्चों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा, जब वो आउटडोर्स कुछ खेलने जाते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और बच्चों में एक पेपुलर अर्टिकेरिया करके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसमें बच्चों को मच्छर काटने की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो उस केसेस में आपको फुल स्लीव कपड़े पहनाने हैं, अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स,
बेस्ट आप हाइजीन मेंटेन करिए। ये सारी चीज़ें हैं जो आप घरेलू तौर पे करके डेफिनेटली एक बेटर स्किन केयर रेजिम अपने लिए बना सकते हैं। सर रेटिंग्स देख के प्रोडक्ट का मैं सर्वे कर रहा था कि रेटिंग्स देख के, जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट डिस्कस किए, स्टार रेटिंग्स देख के और कमेंट्स देख के कि ये वाले प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये वाले प्रोडक्ट अच्छे हैं। जैसे ही ठंड का मौसम आता है तो घर की महिलाएं जो हैं वो एड़ी फटने की प्रॉब्लम से बहुत परेशान होती हैं और वो कहीं ना कहीं उस टाइप के प्रोडक्ट्स की तरफ चली जाती है, वो स्टार रेटिंग देख के लेना। तो उसके लिए क्या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कोई सोल्यूशन है? डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही इस चीज़ का सलूशन है। मैं कहूँगा कि एड़ी फटना या क्रैक्ड हील्स एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है बोथ मेल्स और फीमेल्स में, और इसका कई कारण हैं। मुख्य कारण इनमें से एक तो एज रिलेटेड चेंजेस, जिसकी वजह से पैरों का हाइड्रेशन कम हो जाता है, लोग पैरों की उतनी अच्छा देखभाल नहीं कर पाते, इस वजह से हो सकता है। जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट की वजह से एड़ियों पे जो जोर पड़ता है उसकी वजह से वो फट करके उसमें फिशर्स पड़ जाते हैं। और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती है, जैसे कि सोरियासिस हो गया या किसी तरह का एक्जिमा हो गया या पाल्मोप्लांटर केराटोडर्मास हो गए अलग अलग तरह के, उसमें भी अपने को एड़ियाँ फटने का या फिर क्रैक्ड हील्स का रीज़न देखा जाता है। ट्रीटमेंट के तौर पे करें तो सिर्फ इसमें एक क्रीम लगा देना या फिर कुछ ऐसा कर देना, इससे रिजल्ट डेफिनेटली नहीं आएगा। आएगा भी तो वो बहुत कुछ समय के लिए रहेगा। लेकिन एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच बताएगा, जिसमें आपको कुछ खाने वाली दवाइयाँ जो कि आपके हाइड्रेशन को इम्प्रूव कर सके, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि आपका केराटिनाइजेशन प्रोसेस, स्किन का केराटिनाइजेशन प्रोसेस जो गड़बड़ा गया है उसको सुधार सकती है, उसके उपयोग से, और कुछ स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स एज वेल एज सम ह्यूमेक्टेंट्स, इमोलिएंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स और ऑक्लूसिव्स, इनके कंबाइंड प्रयोग से, और साथ ही में कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे कि आपने कुछ देर पानी को गर्म करके उसमें चुटकी भर नमक डाल करके पैरों को लगाया और उसके बाद क्रीम्स लगा करके अंडर ऑक्लूजन यदि आपने उसको यूज़ किया बाय सम दैट इज बीइंग एडवाइज्ड बाय अ ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उसका रिजल्ट फार बेटर होगा और फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे, इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे और लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगेन आई विल कम टू द पॉइंट कि इसमें भी आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की ही सलाह लेनी चाहिए। अभी सर देखा जा रहा है कि बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आ गए, बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ने लग गई है, लेकिन पहले के ज़माने में देखा जाए 90s, 80s, 70s में इतने डर्मेट्स नहीं थे और इतनी जानकारी नहीं थी, तो उस समय सनस्क्रीन, फेस वॉश, ये सारी चीज़ें भी नहीं थी कहीं ना कहीं। अभी देखा जा रहा है कि सनस्क्रीन, फेस वॉश, इसका बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस बढ़ती चली जा रही है। मैं आपसे एक सवाल करूं कपिल जी, आप यहाँ आए हैं, आप किस में आए हैं, बैलगाड़ी में कि कार में? कार में आएगा। आपका आंसर आपने खुद ही दे दिया। देखिए, आज से 50 साल पहले, मैं आउट ऑफ ट्रैक जाऊंगा, आज से 50 साल पहले यदि मुझे ही मान लीजिए मुझे धमतरी से रायपुर जाना होता तो मैं बैलगाड़ी का यूज़ करता। आज मैं वही धमतरी से रायपुर जाना होता तो मैं कार का यूज़ करता हूँ। इसके कई फ़ायदे हैं। मैं एक तो जल्दी टाइम पे पहुँच जाता हूँ, कंफर्टेबल पहुँच जाता हूँ, दिन हो या रात पहुँच जाता हूँ, बारिश हो रही हो, तेज़ धूप हो रही हो, पहुँच जाता हूँ। तो सुविधाएं बढ़ गई हैं, है ना। उसी तरह से डर्मेटोलॉजी और डर्मेटोलॉजिस्ट के आने से साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड और क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड फाइंडिंग्स आई हैं, क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड रिजल्ट्स आए हैं और प्रूवन रिजल्ट्स आए हैं। और इन सब का एक हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू जब हम यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट्स को जो रिजल्ट्स मिलते हैं दे आर फार मोर इफेक्टिव, दे आर मोर लॉन्ग लास्टिंग एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विद मैक्सिमम सेफ्टी प्रोफाइल। तो डेफिनेटली छोटी से छोटी कंडीशन हो या बड़ी से बड़ी कंडीशन हो, यदि आप एक ट्रेंड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट ही देगा। सर कॉस्मेटोलॉजी तो हमने बहुत देखी, बहुत सुनी, आपसे बहुत सारी चीज़ें समझी। कोई क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं कि जानलेवा हो जाएगा या ये बहुत खतरनाक है या इसका इलाज जल्दी करवा लेना चाहिए? बिल्कुल कपिल, इसमें बेसिकली स्किन में भी काफ़ी इमरजेंसी और काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है। आपको एक केस रिपोर्ट के माध्यम से मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। एक कंडीशन होती है ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर, जिसे हम पेम्फिगस बोलते हैं, पेम्फिगस वल्गैरिस, और उसके ही कई रूप होते हैं। इसमें होता ये है कि बेसिकली स्किन में कई तरह के और बड़े बड़े साइज़ के फोड़े हो जाते हैं जिसमें पानी भर जाता है, और जब वो फूटते हैं तो बड़े बड़े और गहरे जख्म हो जाते हैं।
एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रायपुर के आसपास किसी गांव का एक केस था। ये बहुत ही गरीब सा एक आदमी था। इसको पूरे शरीर में इतने ज़्यादा फोड़े हो गए थे और फूट करके इतना ज़्यादा अल्सर और ये सब हो गया था कि इवेंचुअली उसके घर वालों ने ही मना कर दिया था और उसको एक बंद कमरे में रख दिया था। किसी ने उसे मेरा नाम सुझाया, वो मेरे पास आया। पेशेंट की कंडीशन इतनी ख़राब थी और इतनी बदबू आ रही थी, फिर मैंने उसका एडमिट करके अपने प्रॉपर एक साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू मैंने उसका इलाज शुरू किया और विद इन 5 to 7 डेज उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। बेसिकली ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, जिसमें कि मुख्यतः पेम्फिगस वल्गैरिस हो गया या सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटोसस हो गया या बुल्लस पेम्फिगॉइड हो गया, इसमें आप वैक्स या झोला छाप डॉक्टरों से परामर्श ना लेकर के यदि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो इसका इलाज है और आपकी जान बचाई जा सकती है। सोशल अवेयरनेस के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस तरह के मरीज़ ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें कि शरीर में फोड़े हो जाते हैं और जो कि नॉर्मल दवाइयाँ एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते हैं, ऐसे केसेस मेरे पास बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास दर्जनों केसेस हैं और इस लाइलाज बीमारी का, जो कि बाकी लोग समझते हैं, इसका इलाज एविडेंस बेस्ड डर्मेटोलॉजी में पूरी तरह से है और इलाज लेने से पेशेंट्स काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं और इनको इलाज लेते रहना चाहिए। सर जैसे आपने बताया जानलेवा बीमारी है, इसको ठीक करना ज़रूरी है और ये ठीक हो भी जाता है, तो कुछ इमरजेंसी केसेस भी आते हैं क्या सर? डेफिनेटली स्किन में इमरजेंसी केसेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सीवियर ड्रग रिएक्शन, जिसे हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस बोलते हैं। एक अभी आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। पिछले 2 हफ्ते पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको गांव में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, डायरिया कुछ हुआ था, जिसकी वजह से वो किसी अपने ऐसी क्वैक के पास गई और वहाँ कुछ इंजेक्शंस लगवाया, जिसकी वजह से उसे सीवियर स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस ये डेवलप हो गया और पूरे इसमें इसकी स्किन पूरी उतर गई थी और हर तरह के डॉक्टरों ने उसका जवाब दे दिया था। वो मेरे पास आई और मैंने उसको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल वाइज उसका ट्रीटमेंट किया और वो आज बिल्कुल ठीक है। तो डेफिनेटली एक तरह का स्किन रिएक्शन जो बोलते हैं, मतलब जो कि ड्रग से रिलेटेड है, ड्रग इंड्यूस रिएक्शन, ये स्किन में एक इमरजेंसी है और इसका इलाज त्वरित करना चाहिए। सर एक रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर आपसे चालू करूंगा और कुछ मिथ्स हैं, आप बताइएगा सही है या गलत हैं, और रैपिड फायर क्वेश्चन का आंसर आप शॉर्ट में दे सकते हैं। क्या फेस वॉश से एक्ने ठीक होता है? नहीं, सिर्फ फेस वॉश से एक्ने ठीक नहीं होता, आपको और भी चीज़ें इंक्लूडिंग क्रीम्स और टैबलेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी। लेज़र मशीन देख के पेशेंट को ये लगता होगा कि लेज़र लगाने से कल ही रिजल्ट आ जाएगा, क्या एक बार में रिजल्ट आता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर तरह का लेज़र ट्रीटमेंट में कुछ डाउन टाइम होता है और उसके बाद ही रिजल्ट देखने को मिलता है एंड मल्टीपल सेशंस आर रिक्वायर्ड। डर्मेटोलॉजिस्ट को ब्लड टेस्ट करना पड़ता है? बिल्कुल करवाना पड़ता है। देयर आर मैनी कंडीशंस, मैनी स्किन कंडीशन जिसमें अंडरलाइंग ब्लड में कुछ डेफिनेटली कुछ चलता रहता है और स्पेशली कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती है जिसमें कुछ स्पेशल केसेस में नहीं दी जा सकती, तो उस चीज़ को भी हाईलाइट करते हुए अपने को ब्लड टेस्ट ज़रूरी पड़ते हैं। बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन आती है? बिल्कुल आती है। क्या शैम्पू हेयर फॉल को रोक देता है? शैम्पू हेयर फॉल को परमानेंटली तो नहीं रोक सकता, बट हाँ एक सपोर्टिव और एक टेम्पररी रिलीफ जरूर दे सकता है। सर आपके सक्सेसफुल होने में आपके परिवार का कितना योगदान है? मैं कहूँगा 100% योगदान रहा है। स्पेशली बचपन से ही मतलब मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी मदर रही हैं। उन्होंने बचपन से ही मुझे बता दिया था कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, बिकॉज डॉक्टर बनना एक चैलेंज है अपने आप में और साथ ही साथ एक तरह की सर्विस है ह्यूमैनिटी को। मतलब इसमें आपको रिस्पेक्ट भी मिलता है और साथ साथ आप सर्विस में ऐसा खो जाते हैं कि यू फाइंड योर इनर सेल्फ। तो डेफिनेटली माय मदर हैज़ अ बिग रोल इन इट और माय फादर आल्सो मोटिवेटेड मी अ लॉट। तो आई वुड से कि दोनों ही का योगदान रहा है। सर जैसा आपने अपने मदर के बारे में बताया कि आपको बहुत योगदान दे के उन्होंने इतना आगे बढ़ाया, और अभी आप अपने परिवार के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, कैसे आप खुशी के पल देखते हैं? जी, परिवार के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा। आई एम हैप्पीली मैरिड टू डॉक्टर नम्रता चैटर्जी, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट और वी आर ब्लेस्ड विद 3 किड्स।
First one is Sujoy, he is around 14 years old. Then Soumya, she is 11 years. And Sara अभी हुई है, she is just 1 year. तो मैं तो यही कहूँगा कि we being doctors, me and my wife, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और आजकल के ज़माने में being a doctor is a very stressful job. तो मैं तो यही कहूँगा spending time with the family and with the kids is the biggest stress buster. मेरा जैसे ही ओपीडी ख़त्म होती है और जैसे ही 7 बजता है ना, तो बस मतलब घर वापस जाने की मतलब ऐसी इच्छा होती है कि घर जाऊं और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, और वो मुझे मोटिवेटेड भी रखता है और वो मुझे मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है और मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण वही है। सर, हर इंसान की सक्सेस में कुछ मोमेंट्स होते हैं, तो कुछ आपने सक्सेस मोमेंट्स शेयर कीजिए सर। सक्सेसफुल मोमेंट्स की बात करें तो एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी गुड इन स्टडीज़ और बचपन से ही मेरा शौक था और मम्मी का मोटिवेशन था, पेरेंट्स का मोटिवेशन था कि डॉक्टर बनना है। तो व्हेन आई फिनिश्ड माय एमबीबीएस फ्रॉम गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, तो वो मेरे लिए बहुत एक अचीवमेंट की तरह था। देन आफ्टर आई डिड माय एमडी इन स्किन फ्रॉम अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई और माय वाइफ इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो मुझे लगा कि मुझे पीडियाट्रिक्स पे भी कर लेना चाहिए ताकि उनको मदद मिल सके और मैंने फिर DCH पीडियाट्रिक्स किया। एंड इन द मीन वाइल वी आर ब्लेस्ड विथ 3 किड्स, सुजॉय, सौम्या एंड सारा। तो ये सारी चीज़ें ही मिला करके एक हैप्पी मोमेंट बनता है, एक सक्सेसफुल मोमेंट बनता है मेरे लिए। और फाइनली आज जब मैं देखता हूँ अपनी लाइफ जर्नी को, तो जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए सोचा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो एक फुलफिलमेंट और एक अचीवमेंट की तरह देखता हूँ। और पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आप एक कुछ अवार्ड के बारे में बता रहे थे। हाँ, अभी लेटेस्ट में ही मुझे एक न्यू दिल्ली में ग्लोबल आइकन अवार्ड्स के तहत बेस्ट स्किन क्लिनिक इन छत्तीसगढ़ का अवार्ड मिला है जी, और इट डेफिनेटली इज एन अचीवमेंट फॉर मी। थैंक यू। Every word's a step we take. Talk, 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 the real deal with questions fading.